तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे आपको एनसीईआरटी आसान भाषा में पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में हम पॉलिटी की एनसीईआरटी क्लास 11th की भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज हम 7वां चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि संघवाद है। हम जानेंगे कि संघवाद है क्या, इसमें भारत में संघवाद कैसे है और संघवाद की क्या-क्या विशेषताएं होती है, इन सबको इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश की जाएगी। तो आइए देखते हैं हमारा ये चैप्टर संघवाद। इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कि संघवाद है क्या। दूसरा है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं। फिर केंद्र और राज्य से जुड़े मुद्दे क्या-क्या हैं और जो कुछ-कुछ राज्यों के लिए जो विशेष तरह की बुनावट की गई है, उनके लिए क्या विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं कुछ विशेष राज्यों के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि संघवाद क्या है। तो संघवाद के लिए यहाँ पे देखा जाता है कि जो सोवियत संघ था, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज थी और 1990 में उनका विघटन हुआ था और यहाँ पे ये था कि स्वतंत्र राष्ट्रों का इन्होंने राष्ट्रमंडल बना लिया था, लेकिन बाद में विघटन हो गया। तो इसका रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ आ गई थी और जैसे उज़्बेकिस्तान था और कज़ाकिस्तान था, यहाँ की भाषा, संस्कृति बहुत अलग थी। लेकिन इनको भी इन्होंने अपने संघ में शामिल कर लिया और उसको केंद्रीकरण की प्रवृत्तियाँ यहाँ पे बढ़ने लगी थी, तो इस तरह से विघटन हो गया। इसी तरह से कनाडा में भी अंग्रेजी भाषी और फ्रेंच भाषी जो क्षेत्र थे, उनके आधार पर विभाजन की वो बहुत संभावना बढ़ गई थी। परंतु यदि भारत की बात की जाए तो भारत में 1947 में स्वतंत्रता मिली। एक दुखद विभाजन के बाद भारत स्वतंत्र हुआ और पिछले 6 दशकों से इनका इसका जो अपना अखंड और स्वतंत्र अस्तित्व है, ये बना हुआ है। तो इसका श्रेय अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा इसकी जो भारतीय संविधान ने संघीय व्यवस्था अंगीकृत की थी, उसको भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पे संघीय व्यवस्था क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा विविधता है। भाषाई विविधता है, धार्मिक विविधता है, निर्जातीय विविधता है। कई तरह के छोटे-छोटे निर्जातीय समूह पाए जाते हैं, जनजातीय समूह पाए जाते हैं। सबके अलग-अलग धर्म हैं, अलग-अलग भाषा है, अलग-अलग बोली है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन तब भी भारत में जो भारत के राष्ट्रीय नेता थे, इन्होंने इसको विविधता में एकता के रूप में देखा था और इस तरह से संघवाद में क्या है कि कोई भी एक निश्चित या कठोर सिद्धांत नहीं है, जो कि हर जगह पे लागू किया जा सके, बल्कि ये है कि परिस्थितियों के अनुसार उस संविधान में परिस्थितियों के अनुसार उन कानूनों में लचीलापन होता है और हर एक क्षेत्र के लिए अलग-अलग तरीके से उनको लागू किया जाता है। अब हम देखें कि भारत में संघवाद की क्या मूल अवधारणाएँ हैं, कहाँ से हमें लगता है कि भारत में संघीय व्यवस्था है। तो इसका पहला एग्ज़ाम्पल है कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है, ये 2 तरह की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। 2 तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएँ कैसे होती हैं? एक प्रांतीय स्तर पर सरकार होती है, एक केंद्रीय स्तर पर सरकार होती है और प्रत्येक सरकार अपने जगह पे स्वायत्त होती है, वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होती है। और भारत में क्या है कि दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं, जैसे अमेरिका में है। अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पे दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। और इसी तरह से फिर यहाँ पे बताया गया कि दूसरा क्या है, तो जब दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है तो फिर वहाँ पे लोगों की जो दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं। तो भारत में इकहरी नागरिकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भारत में नागरिकों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं हैं। जैसे कोई गुजराती होता है, कोई झारखंडी होता है, कोई बिहारी होता है, लेकिन उसके साथ साथ कोई वो भारतीय भी होता है। इस तरह से तीसरा ये है कि जो दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा होती है, ये संविधान में पूरी तरीके से लिखित होती है और संविधान सर्वोच्च होता है। केंद्र की शक्तियों का स्रोत भी संविधान होता है और राज्य की शक्तियों का स्रोत भी संविधान होता है। और इस तरह से यहाँ पे संघीय व्यवस्था की बात की जाती है। फिर अगला ये है कि अगर कहीं पे केंद्र और राज्य के बीच में टकराव होता है, तो कल हम लोगों ने न्यायपालिका वाले चैप्टर में पढ़ा था कि केंद्र और राज्य के बीच अगर शक्तियों के विभाजन को लेकर कोई टकराव होता है, तो उसका फैसला न्यायपालिका करती है। तो इसी तरह से स्वतंत्र न्यायपालिका भी यहाँ पे होती है। संघीय व्यवस्था की एक ये भी विशेषता है और जो केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले संघर्षों का समाधान करती है।
तो इस तरह से जो संघवाद है, इसका जो वास्तविक कामकाज का निर्धारण है, ये राजनीति, संस्कृति, विचारधारा और इतिहास की वास्तविकताओं से होता है। और इसमें बताया कि अगर आपसी विश्वास हो, सहयोग हो, राज्य और केंद्र एक दूसरे का सम्मान करें और अगर संयम की संस्कृति हो, तो संघवाद बहुत का कामकाज बहुत आसानी से चल सकता है। लेकिन अगर वहीं पे कहीं भी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात आती है, प्रतिस्पर्धा की बात आती है, तो वहाँ पे संघवाद में दिक्कतें आने लगती हैं। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान में संघवाद कैसे है। तो हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि जब आज़ादी के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उसमें बहुत सारे नेता ये थे कि केंद्र शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सिर्फ केंद्र के ही हाथ में सारी शक्तियां ना रह जाएं और शक्तियों के का विकेंद्रीकरण इस तरह से हो कि जो हमारी विविधता है उसकी भी संरक्षा की जा सके और एकता को भी बचाया जा सके। तो इसके लिए इन्होंने लगा कि भाई क्षेत्रीय सरकारों को हम कितना ज़्यादा अधिकार दें और कितना कम अधिकार दें, इस पे भी बात आ रही थी। तो जो मुस्लिम लीग थी उस टाइम पे, वो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने की बात कर रही थी और इस तरह से एक समझौते फार्मूले पे यहाँ पे चर्चा भी की गई थी। लेकिन फिर बाद में ये सोचा गया कि इससे केंद्र शक्तिशाली नहीं रहेगा और एकता को संरक्षित करने में मुश्किल आएगी। तो यहाँ पे है कि इन्होंने बताया कि जो भारत में संघीय व्यवस्था का मुख्य बिंदु हो या मुख्य लक्ष्य है, वो ये है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध होगा वो सहयोग पे आधारित होगा। इसीलिए हमारे यहाँ पे हमेशा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की जाती है। तो इसमें क्या होगा कि विविधता को भी मान्यता देंगे हम और एकता पे भी बल देंगे। अच्छा, फेडरेशन का मतलब होता है संघ, और फेडरेशन और यूनियन दोनों ही संघ के टर्म है। लेकिन फेडरेशन जैसे अमेरिकन वाले संविधान में है, तो वहाँ पे केंद्र का अलग वर्चस्व होता है, राज्य अपने तरह पे स्वायत्त हो सकते हैं, अपनी सारी व्यवस्थाओं को लागू कर सकते हैं। तो वहाँ पे फेडरेशन शब्द का यूज किया गया है, बल्कि हमारे संविधान में यूनियन शब्द का यूज किया गया है। अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट की बात की गई है यहाँ पे। तो इस तरह से अगर हम लोग शक्ति विभाजन देखें, तो वो हमारे संविधान में दो तरह की सरकारों की बात की गई है। एक तो राष्ट्रीय सरकार होगी और दूसरी प्रांतीय सरकार होगी, और दोनों के ही पास संवैधानिक शक्तियां हैं। हम लोगों ने देखा है कि संविधान से शक्ति इनको मिलती है। लेकिन अगर इसमें शक्तियों में देखें, समवर्ती जो सूची दी गई है 7वीं अनुसूची में, तो हमें लगता है कि राज्यों के पास उत्तरदायित्व तो बहुत है, लेकिन आय के साधन बहुत कम है राज्यों के पास में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो 7वीं अनुसूची में दी गई शक्तियां, तो इसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले संघ सूची है। संघ सूची में प्रतिरक्षा है, परमाणविक ऊर्जा है, विदेश मामले हैं, युद्ध और शांति है, बैंकिंग है, रेलवे है, डाक और तार है, वायु सेवा है, बंदरगाह है, विशेष व्यापार है, मुद्रा है। और इस पे केवल केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है, मतलब जो भी वो नेशनल लेवल के इशूज हैं उनको इसमें रखा गया है। फिर राज्य सूची के विषय है, तो राज्य सूची के विषय में कौन कौन से हैं? कृषि है, पुलिस है, जेल खाना है, स्थानीय शासन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, भूमि है, शराब है, वाणिज्य व्यापार है, पशुपालन है, प्रादेशिक लोक सेवा। और इसमें नॉर्मली प्रांतीय विधायिका ही कानून बनाती है। और फिर समवर्ती सूची है, तो इसमें शिक्षा है, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण है, वन है, मजदूर संघ है, सामानों में मिलावट अगर कुछ होती है, गोद लेना, उत्तराधिकार, इन सब चीजों के हैं। तो इसमें है कि केंद्र और प्रांत दोनों ही सरकारें इस पे कानून बना सकती हैं। और लेकिन ये है कि अगर किसी भी विषय पर केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार दोनों ही कानून बनाती है, तो केंद्र सरकार के जो कानून होगी उसकी वैधता ज्यादा होगी। फिर अगली एक अवशिष्ट शक्तियां भी रखा गया। अवशिष्ट शक्तियों में ये था कि अभी उनको किसी भी सूची में रखा नहीं गया था संविधान जब बना था, तो और आगे अगर कोई जरूरत पड़ती है, तो जैसे साइबर सिक्योरिटी वाली बात है, साइबर सुरक्षा के लिए जो कानून थे, तो उस टाइम पे 1950 के दशक में साइबर सुरक्षा की कोई बात ही नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पे अवशिष्ट सूची का प्रावधान किया गया और ये अवशिष्ट शक्तियां जो हैं ये केंद्र सरकार को प्रदान की गई है और इस पे केवल केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती हैं। फिर हमारे यहाँ पे एक हम लोग देखते हैं कि संघवाद का एक इस तरह से प्रतिरूप है जहाँ पे केंद्रीय सरकार भी सशक्त होती है और संघवाद भी है, दोनों तरीके की व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं।
तो ये कैसे दिखाई देती हैं? तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि क्यों हमें ऐसी ज़रूरत थी। तो हमने देखा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक तो उस टाइम पे विभाजन हुआ था और दूसरी टाइम पे 500 से ज़्यादा देसी रियासतें थी, ब्रिटिशर्स की कुछ-कुछ जो ब्रिटिशर्स ने गठित किए थे प्रांत, वे सब चीज़ें थी और इस तरह से बहुत ही बिखरा हुआ था और उस टाइम पे संविधान निर्माता चाहते थे कि जो हमारे यहाँ सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, उनका समाधान एक सशक्त केंद्रीय सरकार ही कर सकती है और वो केंद्रीय सरकार ऐसी होगी जिसे राज्यों का सहयोग प्राप्त होगा। जैसे गरीबी हो गया, निरक्षरता हो गया, आर्थिक असमानता हो गई, ये सब बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएं थी और इनको ना तो केवल केंद्र सरकार अकेले कर सकती थी इनका समाधान और ना ही केवल राज्य सरकार कर सकती थी। तो इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया और उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ-साथ राज्य दोनों ही मिलकर के इनका समाधान करेंगे। तो यहाँ पे हम संवैधानिक प्रावधान देखते हैं जो एक सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात की जाती है आर्टिकल जो 3 है। तो आर्टिकल 3 के अनुसार क्या कहा गया है कि संसद किसी भी राज्य क्षेत्र का मतलब किसी भी राज्य क्षेत्र को बड़ा कर सकती है, छोटा कर सकती है और उसका नाम परिवर्तन कर सकती है, उसको मिलाकर एक नए राज्य के रूप में बदल सकती है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर का किया गया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया। परंतु यहाँ पे वो एक ये बात कहा गया है कि इसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए यहाँ पे राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का भी अवसर मिलता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि संविधान में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं, हम लोग आपातकालीन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आपातकालीन प्रावधान में ये होता है कि पूरी व्यवस्था एक केंद्रीकृत व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। फिर तीसरा ये है कि जो केंद्र सरकार है उसके पास प्रभावी वित्तीय शक्तियां भी हैं और उत्तरदायित्व भी है और जो आय के प्रमुख संसाधन है उन पे केंद्र सरकार का ही नियंत्रण है। और इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे कहीं कभी-कभी पे राज्यों को ऐसा लगता है कि उन्हें उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है तो और शक्तियों का वितरण असंतुलित माना जाता है, तो कभी-कभी विरोध भी होता है। चलो आगे देखते हैं कि फिर अगला है कि राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त है यहाँ पे कि वो राज्य सरकार को हटाने के लिए और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश भेज सकता है राष्ट्रपति के पास और इसके अलावा राज्यपाल को ये भी शक्ति प्राप्त है कि अगर कोई भी वो विधानमंडल से कोई भी विधेयक पारित होता है तो वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसको संरक्षित कर सकता है और उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है। फिर इसके अलावा ये भी है कि जब केंद्र सरकार राज्य चाहती है कि वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, तो इसमें क्या होगा कि बस राज्यसभा की अनुमति लेनी पड़ेगी। और इस तरह से इसके अलावा जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को निर्देश भी दे सकती है। अब निर्देश में क्या-क्या है कि आर्टिकल 257 का 1 है। इसमें यह है कि प्रत्येक राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है उसके प्रयोग में कोई अड़चन ना आए। तो कहीं न कहीं ये भी केंद्र सरकार की शक्तियों को दिखाता है। इसके अलावा जो अखिल भारतीय सेवाएँ की बात की गई थी, हम लोगों ने पढ़ा था कार्यपालिका वाले चैप्टर में। तो उसमें देखा था कि यहाँ पे इनको संघ सरकार ही केंद्रीय सरकार सारी कुछ इनका रिक्रूटमेंट वगैरह सब करती है और इनको नियुक्ति मिलती है कि राज्यों में राज्य के डीएम के रूप में नियुक्ति मिलती है। तो इस तरह से ये भी एक चीज है कि जहाँ पे केंद्र सरकार का वो प्रभुत्व दिखाई देता है। इसके अलावा संविधान के जो आर्टिकल हैं आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34, इसमें सैनिक शासन की बात की गई है। मार्शल लॉ जहाँ पे लागू होता है वहां पे तो केंद्र सरकार के ही हाथ में पूरी शक्तियां चली जाती हैं और इसी तरह से यहाँ पे अफस्पा भी जहाँ पे लागू होता है वहां पे भी जो सशस्त्र सेना बल होते हैं उन्हीं को सारी शक्तियां चली जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कहाँ-कहाँ पे ये ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्रीय सरकार बहुत ज़्यादा सशक्त केंद्र के रूप में है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव कब होता है। तो बताया गया कि यहाँ पे है कि कभी-कभी होता ये है कि राज्य ज़्यादा शक्ति की मांग करते हैं, राज्य ज़्यादा स्वायत्तता की मांग करते हैं जब राज्य की पहचान की बात आती है तो। तो यहाँ पे कभी-कभी विवाद उत्पन्न हो जाता है लेकिन न्यायपालिका इन विवादों का निपटारा करती है। और फिर अगला हम लोग देखते हैं कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में। तो यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन है कि संविधान तो मात्र एक फ्रेमवर्क है या ढांचा है और इस पर ईंट गारा सुर्खी चूना चढ़ाने का काम राजनीति की वास्तविकताओं के द्वारा होता है। तो मतलब भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया का बहुत असर पड़ता है। और हमने देखा कि जब 1950 या 1960 का दशक था तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि भारत में संघवाद की नींव रखी गई थी
और यहाँ पे बहुत ही सामान्य तरीके थे, शांतिपूर्ण तरीके थे, क्योंकि केंद्र में भी वही सेम सरकार होती थी और राज्य में भी सेम सरकार होती थी। लेकिन 1960 के दशक के बाद हम लोगों ने जब देखा कि कांग्रेस का वर्चस्व धीरे-धीरे कम हो रहा था और जो विरोधी पार्टियां थी राज्यों में उनकी सरकार बन रही थी, तो वहाँ पे ज़्यादा मांगे उठाई जाने लगी कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता मिलनी चाहिए। और उसके बाद जब 1990 का दशक आता है, जब गठबंधन की सरकारों का दौर आता है और उसमें क्षेत्रीय शक्तियों का, क्षेत्रीय जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनका प्रभुत्व बढ़ जाता है, उनकी ज़्यादा मांगे मानी जाती है। तो उस टाइम पे संघवाद विशेष तरीके से शुरू हुआ था, राज्यों ने अपनी स्वायत्तता की मांग करना शुरू की गई थी। फिर अगला है स्वायत्तता की मांग, हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि जो समय समय पर कई राजनीतिक दल हैं, कई राज्य हैं, उन्होंने ज़्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठाई है, लेकिन इनकी मांगों की इच्छा मतलब अलग-अलग है, हो सकती है। जैसे कभी-कभी तो होता है कि राज्यों को ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार देने की बात बात करते हैं ये लोग। और जैसे यहाँ पे तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल, इन लोगों ने स्वायत्तता की मांग की थी। इसके अलावा ये है, इनकी एक मांग ये भी होती है कि राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए और संसाधनों पर उनका ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि उनका उत्तरदायित्व ज़्यादा होता है, जैसे शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के जो भी होती है, और पब्लिक ऑर्डर को लेकर के जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं वो राज्य सूची के विषय हैं, तो राज्यों का उत्तरदायित्व ज़्यादा होता है जनता के प्रति। और शक्तियाँ ज़्यादातर जो वित्तीय शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार के पास है, तो इनको लेकर भी विवाद होता है। फिर तीसरा है कि जो इसमें प्रशासकीय शक्तियों से संबंधित होता है तीसरा, और इसमें ये है कि ये लोग सोचते हैं कि जो प्रशासनिक शक्ति, प्रशासनिक तंत्र है उस पर केंद्रीय नियंत्रण ज़्यादा है, चाहे वो अखिल भारतीय सेवाओं को लेकर के हो जाए या फिर प्रशासनिक मशीनरी जैसे सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, और बहुत बार राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं के चलते इनका दुरुपयोग भी किया जाता है। तो ये भी कहते हैं। फिर अगला ये भी मांग, ये क्या कहते हैं, सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों से भी कई बार जुड़ी होती है। जैसे तमिलनाडु में हिंदी का वर्चस्व का विरोध किया गया था, पंजाब में पंजाबी की संस्कृति के प्रोत्साहन की मांग की गई थी, तो इस तरह से आंदोलन हुए थे। फिर राज्यपाल की भी भूमिका, केंद्र राज्य संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण ये भी होता है कि राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन। तो हम लोग देखते हैं कि राज्यपाल की, हम लोगों ने देखा था कार्यपालिका वाले चैप्टर में कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और यहाँ पे कोई विशेष क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई इसके लिए। तो ज्यादातर राज्यपाल जो होते हैं ये सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी होते हैं, लोक सेवक होते हैं, कभी कभी राजनीतिज्ञ होते हैं। तो केंद्र सरकार के कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि एजेंट के रूप में ये काम करते हैं। तो यहाँ पे सरकारी आयोग बनाया गया था 1983 में, और जब 1998 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो इन्होंने बताया था कि राज्यपालों की नियुक्ति जो है वो अनिवार्य और निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड है, तो सरकारिया कमीशन केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड है, और 1983 में बनाया गया था। 1998 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो ये सब चीजें हैं। तो इन्होंने ये भी बताया कि राज्यपाल का एक तो ये हो जाता है इनकी नियुक्ति को लेकर के, फिर दूसरा ये है कि राज्यपाल का जो अधिकार है कि आर्टिकल 356 के तहत कि राज्यपाल उस राज्य की रिपोर्ट दे सकते हैं और उस पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। तो कई बार देखा गया है कि मतलब इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी भी राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा हो, तो राज्यपाल क्या करते हैं कि उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकते हैं। तो कई बार देखा गया है कि यहाँ पे वो ज्यादातर अपने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते करते हैं, राजनीतिक विरोधियों के प्रति ऐसी रवैया अपनाते हैं। तो जो राष्ट्रपति शासन होता है इसके लिए संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है, और इसको 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और इसी तरह से राज्यपाल को अधिकार भी होता है कि वो राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है, राज्य विधानसभा को निलंबित और विघटित करने की भी अनुशंसा कर सकती है। और यहाँ पे कई बार देखा गया कि जैसे 1959 में केरल में ये बहुत ही चर्चित मामला था। इसके अलावा 1967 के बाद में कई राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। और इसमें ये भी बताया गया कि कई बार सर्वोच्च न्यायालय में भी ये मामले गए थे, और सर्वोच्च न्यायालय जब सर्वोच्च न्यायालय ने देखा और पूरी जांच पड़ताल की, तो इन्होंने लगा कि गलत हुआ है। तो कई बार ये भी राष्ट्रपति शासन को लेकर ये विवाद बहुत ही रहता। अच्छा, 1967 तक, जब तक केंद्र और राज्य में सेम सरकारें थी, तब तक कोई विवाद नहीं था। लेकिन 1967 के बाद में बहुत गैर कांग्रेसी सरकारें बनी जब से, तब से यहाँ पे दिक्कत होने लगी।
फिर यहाँ पे है कि नवीन राज्यों की क्या मांगे हैं। तो कई बार यहाँ पे किया गया कि ये क्या कहते हैं, नवीन राज्यों की मांग करने लगे ये लोग, जैसे कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग हुई थी। 1954 में इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी और 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। अच्छा, इसके पहले हमेशा से जैसे ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमेशा से भाषाई राज्यों की बात की जाती थी। 1931 का जब कराची सेशन हुआ था तो वहां पे भी बात की गई थी कि भाषाई राज्यों का गठन किया जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे विभाजन की विभीषिका होती है 1947 में, तब भारतीय संविधान के जो निर्माता है उन लोगों को लगता था, उन राजनेताओं को लगता है कि नहीं, यहाँ पे जो अगर भाषा के आधार पर अगर हम राज्यों का गठन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी एकता और अखंडता के लिए प्रभावित होगा। और इसीलिए 1948 में ही धर कमीशन बना था और जेबीपी आयोग बना था। और उन दोनों ने ये सिफारिश की थी कि जो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात है वो अभी हमें नहीं स्वीकार करनी चाहिए और अभी इसको आगे बढ़ा देना चाहिए। और इस तरह से जब 1954 में फिर 1953 में होता क्या है कि ये श्री राम पल्लू होते हैं और वो क्या करते हैं कि वो आंध्र प्रदेश में वो बहुत ज्यादा विरोध करते हैं और आंध्र प्रदेश की गठन की बात करते हैं। और वहां पे तो विरोध प्रदर्शन के बाद में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसकी वजह से वहां पे दबाव में आकर के फिर राज्य पुनर्गठन आयोग की बात की गई थी और भाषा के आधार पर यहाँ पे स्थापना की गई थी। लेकिन उसमें ये था कि सिर्फ भाषा ही एक आधार नहीं होगी किसी भी राज्य के निर्माण के लिए, बल्कि और भी चीजों को रखा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ था और इस तरह से 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का हुआ था। फिर 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया था। इस तरह से राज्यों को फिर अंतर्राज्यीय विवाद भी कई प्रकार के होते हैं। अंतर्राज्यीय विवाद में क्या होता है कि अगर केंद्र और राज्य का विवाद होता है तो हम लोगों ने देखा कि भारत न्यायपालिका के मूल सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में होता है। इसी तरह से जब राज्यों के बीच विवाद होता है, राज्यों के बीच विवाद होता है, तो भी वो न्यायालय जा सकते हैं और ये भी सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के ही तरह से होता है। लेकिन बहुत बार हम लोगों ने देखा था कि राजनीतिक पहलू ज्यादा होते हैं विवादों के लेकर। अगर अलग अलग वो सरकारें हैं पार्टी की तो ज्यादा विवाद होता है, अगर सेम होती हैं तो विवाद कम हो जाता है। और इसमें बहुत ज्यादा वो सीमा विवाद को लेकर भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत बार होता है। तो जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच बेलगाम को लेकर के है, मणिपुर और नागालैंड के बीच सीमा विवाद है, और इसी तरह चंडीगढ़ को लेकर के विवाद है। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है और अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले की ही न्यूज है कि पंजाब ने कहा है कि वो हरियाणा को चंडीगढ़ में बदलाव करना चाहता था वहां की कुछ कुछ स्ट्रक्चर में, तो पंजाब ने कहा नहीं, चंडीगढ़ हमारा है। तो अभी भी ये विवाद चले आ रहे हैं। और दूसरा है कि बहुत ज्यादा जो नदी जल बंटवारे का विवाद रहता है, जैसे कावेरी विवाद में हम लोगों ने देखा था कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हुआ था। वहां के लोगों में बहुत इमोशनल सेंटिमेंट आ गए थे और लोगों में बहुत ज्यादा दंगे वगैरह होने लगे थे। और इसी तरह से नर्मदा नदी के जल को बंटवारे को लेकर के गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है। तो इस तरह से जो विवाद है राज्यों के बीच में वो भी कभी कभी होते हैं और भारतीय संघवाद की ये भी एक विशेषताओं में आता है। फिर यहाँ पे कुछ कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान जो है इसका बहुत ही बड़ा ये इशू है कि मतलब बहुत ही अच्छा इसे माना जाता है कि इसमें कुछ कुछ राज्यों के लिए विशेष व्यवहार किया जाता है। और इस जैसे हम लोगों ने देखा था कि राज्यसभा में हर एक राज्य के लिए अलग अलग संख्या होती है रिप्रेजेंटेशन की, जबकि अगर अमेरिकन संविधान में देखा जाए तो वहां पे क्या होता है कि हर जैसे 50 राज्य हैं तो हर जगह से दो दो लोगों को रख लिया गया है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन भारत में है तो जैसे राज्यसभा में सिक्किम से एक रखा गया है, तो यहाँ से उत्तर प्रदेश से 31 लोगों को रखा गया है। तो इस तरह से व्यवस्था की गई है, असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पे है कि शक्ति के बंटवारे की जब बात की जाती है तो वो भी राज्यों की समान रूप से प्राप्त हो सकती है संविधान से। लेकिन कुछ राज्य जैसे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहाँ पे डेवलपमेंट कम हुआ है या फिर हिमालयी राज्य हैं, उनके लिए संविधान कुछ विशेष तरह के प्रावधान की बात करता है। और ये आर्टिकल 371 में बताया गया है। जैसे गुजरात के लिए भी किया गया है, यहाँ पे महाराष्ट्र के भी लिए किया गया है, महाराष्ट्र के लिए भी किया गया है, और जो भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं उनको भी लेकर भी किया गया है। सिक्किम के लिए, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, इन सब चीजों के लिए किया है। फिर अगला है कि जम्मू कश्मीर का अगर हम लोग देखें तो जम्मू कश्मीर का भी आर्टिकल 370 को अब हटा ही दिया गया है। लेकिन हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें की गई थी। तो यहाँ पे ये हुआ था कि जब जैसे ही 1947 में स्वतंत्रता मिली तो जितने भी देशी रियासतें थी उनको कहा गया कि भैया या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या तो भारत में शामिल हो जाओ।
हाँ, और उसी के हिसाब से यहाँ पे संघ का गठन हो जाए। तो जम्मू कश्मीर ने कहा कि हम, वहाँ के जो महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने कहा ना हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, ना हम भारत में शामिल होंगे, हम अपना स्वायत्त राज्य बनाए रखेंगे। फिर वहाँ पे कबाइलियों का आक्रमण होता है, तब ये जाके यहाँ से जो महाराजा हरि सिंह थे वो भारत से सहायता मांगते हैं, और भारत वहाँ पे उनको सहायता देता है, और वहाँ पे कंसेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंसेंट पे साइन किया जाता है। और इसके इस तरह से 300 अनुच्छेद 370 के तहत उनको कुछ कुछ विशेष प्रावधान प्रदान किए जाते हैं। अब ये विशेष प्रावधान क्या थे? तो इसमें था कि अगर इसमें है कि केंद्र सूची और राज्य को और समवर्ती सूची के द्वारा अगर किसी संसद कोई भी कानून बनाती है जम्मू कश्मीर के लिए, तो उसको लागू करने के जम्मू कश्मीर की विधानसभा से सहमति लेनी पड़ेगी। फिर यह है कि यहाँ पे केंद्र सरकार को बहुत सीमित शक्तियां प्राप्त थी। फिर ये था कि यहाँ पे है कि राष्ट्रपति को अधिकार था कि वह राज्य सरकार की सहमति से तय करेगी कि कौन केंद्र सूची और राज्य सूची के कौन कौन से विषय के प्रावधान लागू किए जा सकते हैं, केंद्र सूची और समवर्ती सूची के। इसके अलावा यहाँ पे आंतरिक अशांति के आधार पर वो नहीं, आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता था। वैसे आंतरिक अशांति शब्द को अब हटा ही दिया गया है, अब सशस्त्र विद्रोह की बात की गई है। आपातकाल वाले उसमें आर्टिकल 352 के तहत ये बात आती है। इसके अलावा यहाँ पे वित्तीय आपातकाल जो आर्टिकल 360 है, उसके तहत है कि वित्तीय आपातकाल यहाँ पे नहीं लागू किया जा सकता है। और यहाँ पे जो संविधान संशोधन भी होता है 368, वो भी यहाँ पे राज्य सरकार की सहमति से ही लागू होंगे, लागू होते थे। अब तो हटा ही दिया गया है इसको। फिर नीति निर्देशक तत्व भी यहाँ पे नहीं लागू होते थे। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे संघवाद के लिए बहुत निष्कर्ष में बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे कहा गया है, जिसको हम अपने मेंस की आंसर राइटिंग में बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं अगर कहीं भी संघवाद को लेकर कोई क्वेश्चन आता है। तो इन्होंने बताया कि संघवाद एक इंद्रधनुष की तरह से होता है, और इसमें हर एक रंग का अलग अलग अस्तित्व होता है। और लेकिन ये जो रंग हैं, सारे रंग, जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो वो सब मिलकर एक सुंदर और सद्भावपूर्ण दृश्य उपस्थित करते हैं। इसी तरह से संघवाद है कि उसमें केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है, और जो राज्य सरकारें हैं वो इंद्रधनुष के अलग अलग रंगों की तरह से हैं, लेकिन जब सब एक साथ होते हैं तो उस इंद्रधनुषी रंग यहाँ पे प्रदर्शित होता है। और यहाँ पे जो संघीय व्यवस्था है, ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच संतुलन बनाने के लिए कठिन कार्य भी करती है। और इसकी सफलता मतलब कोई भी एक ऐसी एक वे फॉरवर्ड प्रक्रिया नहीं है कि इसके आधार पर संघवाद सफल हो सकता है, इसके आधार पर संघवाद नहीं सफल हो सकता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है। और इसमें है कि इसकी सफलता के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो जनता और राजनीतिक प्रक्रिया जो है उसको पारस्परिक विश्वास होना चाहिए, उसमें सहनशीलता होनी चाहिए, सहयोग की भावना के आधारित, भावना पर आधारित कुछ मूल्य होने चाहिए, और संस्कृति का विकास करना चाहिए। संघवाद क्या करता है कि एकता का भी आदर करता है और अनेकता की भी आदर करता है, और जो अनेकता में एकता की बात की जाती है भारत के लिए, वो संघवाद के तहत ही संभव हो सकती है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आज हम लोगों ने संघवाद के बारे में पढ़ा और बहुत कुछ जाना। हमें आशा है कि कि आप लोगों को समझ आया होगा ये चैप्टर, और संघवाद के बारे में बहुत सारी नई चीज़ों को सीखने का मौका मिला होगा। तो इन वीडियो को देखते रहिए। और इसमें हम पॉलिटी की एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करने के बाद पॉलिटी की जो 11th क्लास की सेकंड वाली एनसीईआरटी है उसको भी पूरा करेंगे। आप लोग को पता है कि 11th में 2 एनसीईआरटी है पॉलिटी की। तो इस तरह से रोज एक एक चैप्टर धीरे धीरे पढ़ते रहें, रेगुलर बने रहें, और यहाँ पे धीरे धीरे आपका कंप्लीट होता जाएगा। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ भी यूजफुल लगता है तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और थैंक यू बहुत ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में।